हेलो दोस्तों। आज हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज़्म की बात करेंगे जो हमारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में। बेसिकली इससे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे। आपको बहुत सारे कन्फ्यूजिंग तरह के कंपाउंड दे देंगे, उनसे आपको पता करना होगा कि कौन सा है। अगर आपको पता है कि मतलब यही कंपाउंड है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो आप मुश्किल से 5-6 सेकंड का है, टिक करके आप आगे निकल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारा समय आपका लग सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको पता है तो लगा दो, नहीं पता है तो इसके साथ रिस्क मत लेना। तो बेसिकली हमारा जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है। जो हमारा ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ये कैटलिस्ट होता है, और ये हमारा जो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है वो को कैटलिस्ट होता है। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम जो होता है, जो हमारा ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। जैसा कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgx में R पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक इसी तरह हमारे इस कंपाउंड में इथाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। इसीलिए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा ये सॉलिड फॉर्म में होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। और जो हमारा इथाइलिन होता है जिसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं और पॉलीथीन बनाते हैं, वो हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होने की वजह से इसको हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। जो हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उसकी दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक तो जो हमारा सेंटर में मॉलिक्यूल होगा उसका अरेंजमेंट अलग होगा, इन्वायरमेंट अलग होगा। और जो हमारा मॉलिक्यूल जो होगा सरफेस पे होगा उसका इन्वायरमेंट अलग होगा। जो हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए ये हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, टाइटेनियम यहाँ पे है, इसमें 4 क्लोराइड मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और इधर ही एक और टाइटेनियम है, इसके भी 4। तो इसका जो क्लोराइड आयन है वो इस टाइटेनियम के इन्फ्लुएंस में भी होगा, और इस टाइटेनियम के इन्फ्लुएंस में इसका क्लोराइड आयन होगा। तो बेसिकली जो हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड सेंटर में लाई करेगा मॉलिक्यूल सॉलिड के, वो क्या होगा, वो हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। जो जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे उसका अरेंजमेंट अलग होता रहेगा। तो जो हमारा सरफेस पे ये टेट्राक्लोराइड होगा टाइटेनियम का, वो उसकी एक वैलेंसी जो होगी अनसेटिस्फाइड होगी, क्योंकि जो ऊपर वाला सरफेस होगा उधर से उसको कोई भी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो जो हमारा कैटलिटिक एक्टिविटी होती है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की, वो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की वजह से ही होती है। तो इस अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की वजह से हमारी आ गई है इसकी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की कैटलिटिक एक्टिविटी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज़्म की, कैसे कैसे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इनटू एल्कीन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस पॉलीमराइजेशन टेक्निक में, पहले हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो सरफेस पे होता है वो इंटरेक्ट करता है OMC कंपाउंड से। जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की तरफ ये धीरे धीरे इंटरेक्ट करता है। और जो ये हमारा जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इन्वायरमेंट इसको इंटरेक्ट करने लगता है। तो एक हमारा ट्रांजिशन टाइप का एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, F फॉर फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो B है वो ब्रेकिंग को इंडिकेट कर रहा है, F जो है वो फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस स्टेप के बाद जो हमारा ये अनस्टेबल स्टेट होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करके ये इस स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, अब ये एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन करेगी। जैसे ही हमारा ये एल्कीन मॉलिक्यूल होता है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये सिग्मा से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ट्रांजिशन मेटल को, और पाई से इलेक्ट्रॉन को वापस खींचता है अपनी तरफ। एक तरह का सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है।
तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ इंटरेक्ट करने लगती है तो इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो ये जो इसका जो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन के थ्रू इस सेंटर पे आने लगता है और जो हमारा नया मॉलिक्यूल बनता है वो ये बनता है। और यहाँ पे जो हमारा अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होती है, जो हमारी ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, अगेन जो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है यही हमारा कैटालिटिक एक्शन शो करेगी और जो और मॉलिक्यूल होंगे सोल्यूशन में हमारे वो इस पे आकर फिर से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रोसेस हुआ है सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। इस बार ये बड़ा मॉलिक्यूल है ये इंटरेक्ट करेगा 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन के थ्रू और हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें पॉलीमर मिल जाएगा। तो जो हमारा पॉलीमर ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप में आता है, ये प्रोपोगेशन स्टेप में है। और जो हमारा टर्मिनेशन स्टेप होता है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। H2 जैसे ही हम डालते हैं पॉलीमर रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू हमारा पॉलीमर मॉलिक्यूल से रिड्यूस हो जाता है और हमें फिर से वो अपना कैटलिस्ट मिल जाता है, कैटलिस्ट फ्री सरफेस मिल जाता है। तो हम कैटलिस्ट की भी एक्शन देख चुके कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। कैटलिस्ट एक बार इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उसने मॉलिक्यूल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से रीजनरेट हो गया। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि जो हमारा कैटलिस्ट है वो कंज्यूम नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली हमारा पॉलीथीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये पूरा स्टेप्स होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का।